हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल चल रहा है, पाठ्यक्रम में आधुनिक काल दिया है। तो इस आधुनिक काल के अलग अलग हमने जो युग की धारा जो रही है उस पर पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ चल रहा है समकालीन हिंदी साहित्य, जिसमें इससे पहले हमने नाटक के बारे में पढ़ लिया है, उस पर चर्चा हमारी हो गई है। और अब आज जो अभी समकालीन हिंदी साहित्य में आज जो हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, वो है हमारी नई कविता, नई कहानी, नई कहानी। तो आज हम नई कहानी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात समय की करें तो नई कविता का जो समय, जो 1960 के बाद का जो दौर है, वो नई कविता का दौर माना जाता है। इसके समकालीन ही, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, उन गद्य विधाओं का जो विकास है वो 1960 के बाद में जो माना जाता है, वो नई गद्य की विकास, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इन सब के आगे नया शब्द लग जाता है बेटा। तो यहां बात कर रहे हैं नई कहानी की। देखिए बेटा, वैसे तो कहानियों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कहानी के इतिहास की यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत पीछे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी विकास यात्रा बहुत लंबी रही है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, आधुनिक की बेटा। आधुनिक युग के अंदर अगर चर्चा करें, बात करें, तो हम पाते हैं कि नई कविता के समान ही हिंदी के अंदर नई कहानी की जो विकास यात्रा है वो रही है बेटा। जैसे जैसे आधुनिक काल में 1960 के बाद में नई कविता का जो विकास हुआ है, उसके समानांतर ही नई कहानी की विकास यात्रा चल पड़ी है। मतलब नई कविता के बराबर उसके समकालीन ही नई कहानी की जो विकास यात्रा है वो चल पड़ी थी। कहानियां हमेशा प्रेरणादायी होती है। कहानी हमेशा प्रेरणादायी होती है, क्योंकि कहानीकार प्रेरणादायी क्यों होती है? क्योंकि कहानीकार जो होता है वो कहानी के मुख्य तत्वों को लेकर के कहानी की रचना करता है बेटा। उन कहानी के मुख्य तत्वों में एक तत्व आता है उद्देश्य। शुरू से लेकर के अंत तक कथा वस्तु का निर्वाह करता हुआ, कहानी को गतिशीलता प्रदान करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे उसकी कहानी की विकास यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होता जाता है। हम नई कहानी पर चर्चा कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको कहा कि कहानियां हमेशा प्रेरणादायी होती है, मतलब भी उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है तो उद्देश्य के साथ साथ पाठक के लिए वो प्रेरणात्मक बन जाती है। साथ में पाठक को हिम्मत है, धैर्य है, आपार कठिनाइयों को, परेशानियों को, मुसीबतों को झेलने का बल है, असंभव कार्य को संभव करने की जो प्रेरणा है वो कहानियों से मिलती है बेटा। आधुनिक जो युग है, आधुनिक हिंदी की कहानियों की जो शुरुआत है वो लगभग 20वीं सदी से मानी जाती है बेटा। 1900 के बाद में, यानी 20वीं सदी से मानी जाती है। और देखिए बेटा, इस युग में ये जो 20वीं सदी जो चली है, इस युग में मुख्य रूप से इन कहानियों में आदर्शवाद, यथार्थवाद,
आदर्शवाद, यथार्थवाद, इन कहानियों में प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता, आंचलिकता, प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता, आंचलिकता, इन कहानियों में मुख्य रूप से आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता, आंचलिकता, इन सब से गुजरते हुए, इन दौरों से गुजरते हुए और कहानियों ने अनेक उपलब्धियां हैं वो प्राप्त की है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता, आंचलिकता के दौरों से संघर्ष करते हुए, इनसे गुजरते हुए अनेक उपलब्धियां हैं वो हासिल की है। हम बात करते हैं इन प्रवृत्तियों की। इनके दौरान ये बातें जो सामने आई हैं कहानियों के द्वारा, ये तथ्य जो सामने आए हैं इन कहानियों के द्वारा, इन पर चिंतन मनन करने वाले, इनको प्रकट करने वाले उस युग के अनेक रचनाकार हुए हैं, जिनमें प्रमुख नाम आता है कहानीकार यानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। कहानियों के सम्राट, उपन्यासों के भी सम्राट माने जाते हैं और कहानियों के भी सम्राट। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां थी वो आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी थी। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। आदर्शोन्मुखी, आदर्श के साथ साथ यथार्थ को भी अपने साथ लेकर के चलती है ये कहानियां। तो इनमें जो नाम आता है प्रेमचंद, अगर मनोवैज्ञानिकता की बात करें तो उसमें नाम जैनेन्द्र का भी आता है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, अज्ञेय, यशपाल, फुणेश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियवंदा, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, ज्ञान रंजन, मनु भंडारी, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश, वाल्मीकि आदि आधुनिक हिंदी कहानी के रचनाकार माने जाते हैं। इन्हीं कहानीकारों ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता और आंचलिकता जैसी प्रवृत्तियों से पाठक को अवगत करवाया है और इन प्रवृत्तियों को अपनी कहानियों के अंदर जगह दी है। इसलिए ये आधुनिक युग यानी जो कहानियों का प्रारंभिक जो दौर है, 20वीं जो सदी है रही है, इस दौर के ये प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। आओ बात करते हैं इसके बाद में 60 के बाद में जो कहानी का दौर चला है, नई कहानी के दौर को लेकर के साहित्य जगत में कई आंदोलन भी हुए हैं। उन आंदोलनों का परिणाम ये रहा है कि धीरे धीरे नई कहानी की जगह कहानी का आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम
अलग लिया जाने लगा। यानी आगे चल करके नई कहानी के बाद में सचेत कहानी, सचेतन कहानी और ए कहानी के नाम से भी जाने जाने लगा। आगे चल करके ये 60 के बाद में हिंदी कहानी के विकास की जो यात्रा है आगे बढ़ी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई, 70 का दशक आ गया, तब इस धारा को सचेतन कहानी या फिर ए कहानी के नाम से जानने पहचानने लग गए। यानी एक तरह से सचेतन कहानी और ए कहानी से जुड़े हुए साहित्य जगत में आंदोलन है वो प्रवाहित होने लगे। फिर इसके बाद 60 का जो दौर चल रहा था, इस दौर के दौरान ही भारत और चीन में युद्ध हुआ 1962 में। 1962 में भारत चीन का युद्ध, इस युद्ध ने रोमांटिक वातावरण से, पहले जो एक रोमांटिक वातावरण था, उस रोमांटिक वातावरण से पाठक को यथार्थ की भूमि पर ला करके खड़ा कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ, जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पहले जो रोमांटिक वातावरण था, उससे आगे चल करके इस चीज का त्याग हो गया। रोमांटिक वातावरण अब नहीं रहा और इसकी जगह क्या आ गया, यथार्थ की भावभूमि। इस यथार्थ की भावभूमि पर पाठक को ला करके खड़ा कर दिया। अब इसके बाद में 7वां दशक चला, यानी 70 का दशक चला, और 7वें दशक में फिर कहानियों की विषय वस्तु, यानी मूल जो भीतर की बात थी, वो बदलने लगी। ये लहर अलग अलग रूपों के अंदर चलती गई और इसी लहर को आंदोलन के नाम से जाने जाने लगा। बदलाव आया, परिवर्तन आया, 70 का दशक आया और 70 के दशक में अब पहले की तरह ये यथार्थवाद की जगह या आदर्शवाद, प्रगतिवाद, मनोवैज्ञानिकता, आंचलिकता की जगह कहानियों में संतरास, नई चीज आ गई, अलगाव, संतरास, अलगाव, परायापन और ऊब। अलगाव, परायापन और व्यक्ति के भीतर की जो ऊब थी, एक टीस थी, जो कसक थी, इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो बाहर आई, पाठकों के सामने आई। अब पहले की तरह कहानियां नहीं थी, कहानियों की विषय वस्तु बदल गई, संवेदना बदल गई, रचनाकारों की सोच में बदलाव आ गया और उसका स्थान 62 के बाद में तो जो उससे पहले रोमांटिक वातावरण था, उसकी जगह यथार्थ, और फिर आगे चल करके व्यक्ति की भीतर की जो क्या कहें, जिसको संतरास, अंदर की संतरास, अलगाव, परायापन और ऊब जो व्यक्ति की है, उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो इस साहित्य धारा में बहने लगी, सामने आई। यशपाल जी ने तो प्रगतिवाद से प्रेरित होकर के और धन की विषमता पर बहुत कहानियों के द्वारा प्रहार किए हैं। यशपाल जी ने, यशपाल
ये इस युग के भी प्रमुख कहानीकार है। ये किससे प्रभावित हुए? प्रगतिवाद से। और प्रगतिवाद हम जानते हैं बेटा कि जिसमें दो वर्गों में संघर्ष चलता है। एक तरफ पूंजीपति है तो दूसरी तरफ श्रमिक मजदूर काम करने वाला वर्ग है, और दोनों में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष किसके कारण होता है? आर्थिक विषमता के कारण, कि हमारे समाज में आजीविका के जो साधन है वो समान नहीं है, और आजीविका के साधनों की असमानता का ही परिणाम है कि समाज में आर्थिक विषमता पनपती है, और आर्थिक विषमता पनपने से समाज में द्वेष बढ़ता है, और द्वेष का फिर परिणाम निकलता आगे विद्रोह होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है, समाज का विघटन होना शुरू हो जाता है। तो इस युग में इस प्रकार की बातों को इस युग के रचनाकारों ने अपनी कहानियों में जगह दी, स्थान दिया। तो प्रगतिवाद से प्रेरित होकर के यशपाल जी ने धन की जो विषमता थी, आर्थिक विषमता कह दो, धन की विषमता कह दो बेटा, इसके ऊपर अपने कहानियों के द्वारा बड़े प्रहार किए। इन्हीं के समानांतर आगे चल करके इलाचंद्र जोशी ने, किसका नाम आता है? इलाचंद्र इसी दौर में नई कहानी की विकास यात्रा चल रही है, तो इसी के अंदर इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री विरोधी मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री को पिरो दिया, उसको स्थान दिया, उसको जगह दिया। फिर इन्हीं के समानांतर आगे उपेंद्र नाथ अश्क, किसका नाम आता है? उपेंद्र नाथ है अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी जो कहानियां थी उन कहानियों में विविधता के दर्शन करवाए। किसके दर्शन? विविधता के दर्शन करवा दिए। अलग अलग विषयों को इसके अंदर जगह दी, स्थान दिया, विविधता के दर्शन करवाए। फिर आगे इसी युग की कहानियां जो थी, इस युग के जो कहानीकार थे, जिनमें विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी, विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी, निर्गुण, भैरव प्रसाद, निर्गुण, भैरव प्रसाद, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि ये नई पीढ़ी के रचनाकार हैं, और इन्होंने
नई पीढ़ी से जुड़ी हुई विषय वस्तु को अपनी रचनाओं में जगह दी यानी स्थान दिया। इसके बाद में जो विष्णु प्रभाकर है, इसी श्रेणी की हम बात करते हैं, इस विविधता की बात करते हैं, नए विषयों की बात करते हैं। विष्णु प्रभाकर की कहानी विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती अब भी घूम रही है, जो नए भावबोध के साथ प्रकट हुई है। बहुत बड़ा उदाहरण है इस नई कहानी का कि धरती अब भी घूम रही है। इतना कुछ होने के उपरांत समाज में लोकतंत्र की स्थापना होने के बावजूद हमारे यहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका के चलते हुए आज भी देश में रिश्वतखोरी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस कहानी ने पाठक को भीतर से झकझोर दिया है, अंदर से, कि किस तरह न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए जो न्यायमूर्ति होता है, जिस पर असंख्य लोगों का विश्वास होता है, न्याय का दरबार, न्याय की मूर्ति जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, हाथ में जिसके तुला होती है, जहां दूध का दूध, पानी का पानी, यानी उचित न्याय होगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो रहा है। एक नए भावबोध के साथ पाठक के सामने आकर के और पाठक को भीतर से झकझोर दिया है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो थोड़े से चंद रुपए इकट्ठे करके और जज को देते हैं और कहते हैं, अपनी बात है वो उसके सामने रखते हैं। इस कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने इन संवादों के द्वारा पाठक के भीतर की जो संवेदनाएं हैं उसको खोल दिया है। फिर कमल जोशी की सिराजी, इसी तरह से कमल जोशी की सिराजी, ये कमल जोशी की कहानी है। इसका नाम है सिराजी और पत्थर की आंखें। ये भी जो कहानी है वो नए भावबोध के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत हुई है, जो अपने समय में बहुत चर्चित और लोकप्रिय रही है। अपने समय में लोकप्रिय रही है, चर्चित रही है। इससे पहले का जो दौर था, 70 से पहले का जो दौर था, जो समय था, यानी 60 का जो दशक था, वो युगीन संक्रमण और तनाव का माना जाता है। युगीन संक्रमण, क्योंकि इस दौर के अंदर इस प्रकार की विषय वस्तु को कहानियों का आधार बनाया गया। यह चीज विशेष रूप से उभर करके सामने आई थी। मैं 70 के दौर से पहले तो आपको बता रहा हूं कि इससे पहले इस प्रकार की चीजें हैं वो इन कहानियों में उभर करके सामने आई थी, और जिसमें मुख्य जो कहानीकार थे, जिसमें नाम आता है मोहन राकेश,
मोहन राकेश, इनकी कहानी का नाम नए पत्ते। मोहन राकेश का नाम आता है नए पत्ते। जानवर और जानवर, ये बेटा नए पत्ते नहीं होगा, नए बादल। इसको आप नए पत्ते न पढ़े, इसको क्या पढ़े आप है नए बादल। मोहन राकेश इन्हीं बातों से, इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई इनकी जो लोकप्रिय कहानी है जिसका नाम नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी में तनाव। एक और इनकी कहानी है जिसका नाम है एक और जिंदगी में एक और जिंदगी में तनाव। इन कहानियों के द्वारा भी मोहन राकेश ने इन विषयों के ऊपर, इन बातों को लेकर के खूब प्रहार किया है, अपनी कलम चलाई है, खुल करके अभिव्यक्ति दी है। इन्हीं के समानांतर राजेंद्र यादव ने आधुनिक भावबोध को सामाजिकता से जोड़ा है। राजेंद्र यादव ने आधुनिक भावबोध को सामाजिकता से जोड़ा है। मतलब तात्पर्य यही है कि राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में सामाजिकता को, आधुनिक युग की जो सामाजिकता है उस पर ज्यादा बल दिया है। कमलेश्वर की कहानियों की बात करें तो कमलेश्वर की कहानियों में युग की संक्रमणता दिखाई देती है। युग की, समय का जो प्रभाव है, वर्तमान युगीन जो परिस्थितियां हैं, जो दौर चल रहा है, उसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। और इस दशक में नए कहानीकार, यानी 70 के दशक में जो नए कहानीकार आए उनमें नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, सर्वेश दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, जैसे रचनाकारों ने नई कहानी के क्षेत्र में अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सोच से, अपने अपने तरीके से कहानियों की रचना की है। अगर हम बात करें बेटा लेखिकाओं की, ये तो रचनाकार थे, लेखक थे, तो लेखिकाओं का जो रचना संसार है वो पुरुषों के रचना संसार से थोड़ा अलग है बेटा। और इनमें नाम आता है लेखिकाओं में मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा, इसका नाम आता है मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा। इसके अलावा कृष्णा सोबती,
शिवानी, कृष्णा सोबती, शिवानी, रजनी पन्नीकार, रजनी पन्नीकार। लेखक जो थे, रचनाकार जो थे, वो तो थे बेटा, उनके समानांतर ही लेखिकाएं भी पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी इन लेखिकाओं की इस युग के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है या इनकी मानी जाती है बेटा। इसके अलावा इस युग में निर्मल वर्मा की जो कहानियां हैं वो सबसे ज्यादा 70 के दशक में या उसके बाद में निर्मल वर्मा की जो कहानियां है वो बहुत साहित्य जगत में चर्चित रही है बेटा। निर्मल वर्मा की जो कहानियां है वो इस युग में यानी साहित्य के जगत में बहुत चर्चित रही है। चीन से पराजय के बाद पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ, आक्रोश जो पनप रहा था उसकी शुरुआत है यहीं से मानी जाती है, क्योंकि अब इस युग में जो कहानियां थी वो कहानियां अब अस्तित्ववादी न होकर के मानववादी हो गई थी। कहानियां अस्तित्ववादी न होकर मानववादी हो चुकी थी। अब इन कहानियों में नगरीय जीवन की थोथी जो सहानुभूति थी वो परिलक्षित होने लगी थी। इसके साथ साथ ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता, नगरीय जीवन की थोथी सहानुभूति, ईर्ष्या, ईर्ष्या के बाद में स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता, जीवन की कृत्रिमता, प्रेम और विवाह के कठोर मधुर, कटु मधुर संबंधों का चित्रण और अब मूल्यों की स्थापना की जगह मूल्यों में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा, यानी मूल्य परिवर्तन। युग के अनुसार कहानियों के द्वारा मूल्यों की स्थापना करना केवल मात्र उनका लक्ष्य न होकर के मूल्यों के अंदर परिवर्तन करना उनके जीवन का क्या बन चुका था? लक्ष्य बन चुका था। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंदर, यानी हम बात करें समकालीन जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर जो नई कहानी है, उस नई कहानी की जो विकास यात्रा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती रही। अब बात करते हैं इस युग के जो प्रमुख कहानीकार हुए हैं, उन कहानीकारों की बात करते हैं। उनमें जो नाम आता है वो नाम ज्ञानरंजन दोदनाथ, ज्ञानरंजन दोदनाथ, गंग प्रसाद विमल, गिरिजा कुमार, किशोर, गिरिजा कुमार, किशोर, ज्ञान प्रकाश, नरेंद्र कोहली, ज्ञान प्रकाश, नरेंद्र कोहली, महेंद्र भल्ला,
आदि नई कहानी के नए दौर के रचनाकार आते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आज का जो विषय था नई कहानी का, जिस पर हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। धन्यवाद।